तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है पावर। ठीक है, पावर की सिंपल सी डेफिनेशन है, पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर का मतलब होता है कि किस रेट से वर्क हो रहा है, बस। मतलब कि वर्क का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इंस्टेंटेनियस पावर है उसको डिफाइन किया जाएगा dW/dt। ठीक है, एंड अगर हमें इसी केस में एवरेज पावर लिखनी है तो एवरेज पावर को लिखा जाएगा डेल्टा W अपॉन डेल्टा टी, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस पावर का हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस तरीके से जो पावर है उसको डिफाइन किया जाता है। ओके, अब देखो जो इंस्टेंटेनियस पावर है, किसी भी टाइम ऑफ इंस्टेंट पे जो पावर है, उस वाले केस में और थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके लिखता हूँ। पावर को मैं लिख पा रहा हूँ रेट ऑफ डूइंग वर्क, और जो dW है, जो स्मॉल वर्क है, उसका फॉर्मूला हो जाता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट F.ds, ऐसे लिखा जा सकता है। और ds अपॉन dt है वो वेलोसिटी होता है, तो पावर को लिख सकते हैं F इंटू F डॉट फोर्स और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट है, उससे भी हम इंस्टेंटेनियस पावर को निकाल सकते हैं। सिमिलरली इस केस में लिखना हो और अगर कभी एवरेज पावर निकालने के लिए फॉर्मूला लिखना हो तो आ जाएगा एवरेज फोर्स इंटू एवरेज वेलोसिटी। ऐसा करके हम एवरेज पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर को कैलकुलेट करने के ये तरीके होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पावर की SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ पावर, पावर जो है इसकी SI यूनिट हो जाएगी, वर्क क्या है, जूल अपॉन सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड, और इसी को ही 1 वोट से बोला जाता है, और वाट को लिखा जाता है कैपिटल W से। ये हो जाती है SI यूनिट ऑफ पावर। अब इसी चीज़ का यूज करके हम एफिशिएंसी या बाकी सारी चीज़ें भी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी जिसको कि लिखा जाएगा ईटा से, ईटा का मतलब होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। कभी अगर एफिशिएंसी पूछी जाए किसी भी मशीन की, तो वो रिप्रेजेंट कर रही होती है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। और एफिशिएंसी को परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100%। ये फॉर्मूला बन जाता है एफिशिएंसी का। अगर परसेंटेज में निकालना है तो ये यूज करेंगे, अगर नॉर्मली ही निकालना है तो ऊपर वाला यूज कर। यहाँ तक में कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो अब पावर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। तो अपने पास में एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में लिखता हूँ। तो ये है अपने पास में क्वेश्चन, वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 50 मीटर एट ए रेट ऑफ 20 kg पर सेकेंड टू ऑपरेट ए टर्बाइन। किसी टर्बाइन को ऑपरेट करने के लिए 50 मीटर से पानी गिर रहा है 20 kg पर सेकेंड। द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेज आर 20% ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन टर्बाइन। जो इंसिडेंट हो रही है एनर्जी, उसका 20% जो एनर्जी है वो लॉस हो जा रही है। ठीक है, तो जनरेट जो पावर कितनी जनरेट करी है टर्बाइन ने, ये हमें निकालना है। चलो देखो, इस केस में हमें पावर आउटपुट बताना है कितना रहेगा। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले लिखना पड़ेगा हमें एफिशिएंसी। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से 20% एनर्जी में लॉस हो जा रहा है, तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी है वो सिर्फ 80% है, क्योंकि 100% पावर डालने पे 80% हमें एफिशिएंसी मिल रही है। ठीक है, मतलब कि 20% लॉस हो जा रही है, तो एफिशिएंसी को मैंने लिख दिया है 80%। और जो टरबाइन पे वाटर गिर रहा है वो 50 मीटर से गिर रहा है। ओके, टरबाइन पे जो इनपुट पावर आ रही है वो आ जाएगी अपने पास में रेट ऑफ डूइंग वर्क, और वर्क जो कर रहा है यहाँ पे
वो है ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा भी लिखा जाता है। ठीक है, तो अपने पास में जी और एच ये दोनों के दोनों तो कांस्टेंट है, मास का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसको लेके चल रहे हैं 10। कितनी हाइट से पानी गिर रहा है, तो वो है 50 मीटर। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास, किस रेट से मास फ्लो हो रहा है, वो है 20 kg पर सेकेंड। तो ये आ जाता है इस केस में इनपुट। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क लिखा है, सिर्फ हमने जो वर्क है वो लिख दिया है, mgh इसका वर्क आ जाएगा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो g और h कांस्टेंट थे तो बाहर आ गए, dm/dt। अब जो क्वेश्चन में गिवन थी वो सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है 5 × 10 0 0 0। ये अपने पास में है इनपुट। अगला एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाते हैं, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। एफिशिएंसी है 80%, 80% को लिखा जा सकता है 80/100 इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन, यह है 10,000। 10,000। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट। तो जो आउटपुट पावर है वो जाती है 8 × 1000, मतलब 8,000 या 8 किलोवाट। ये है अपने पास में इस केस की आउटपुट पावर। आउटपुट पावर को निकालने का ये तरीका इस केस में यूज रहेगा। ओके, बिल्कुल डन है, यहाँ तक में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो इसी पे बेस्ड एक और सिंपल टाइप का क्वेश्चन भी करते हैं, जिससे कि पावर वाले कंसेप्ट में और क्लियरिटी थोड़ी सी आ सके। अपने पास में है वाटर इज फॉलिंग ऑन अ टर्बाइन फ्रॉम 80 मीटर हाइट। 80 मीटर की हाइट से पानी गिर रहा है टर्बाइन पे एट ए रेट ऑफ 20 kg पर सेकेंड। 20 kg पर सेकेंड पानी गिरता जा रहा है। इफ टर्बाइन हैज एफिशिएंसी ऑफ 20%, टर्बाइन है उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 20% है, देन कैलकुलेट द आउटपुट पावर जनरेटेड। इस टर्बाइन ने जो आउटपुट पावर जनरेट करी है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिखोगे, फिर क्वेश्चन को समझोगे, उसके बाद में इसका आंसर आपको निकालना है। सबसे पहले इस केस में हम निकालेंगे इनपुट पावर, जो इस पे पावर गिर रही है, जो पानी गिर रहा है उसका पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, और वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे dy/dt ऑफ mgh। जी और एच अपने पास में कांस्टेंट हो गए हैं, ये आ गया है dm/dt। ठीक है, जी की वैल्यू है 10 और जितनी हाइट से पानी गिर रहा है वो है 80, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास बन जाता है 20। तो ये वोट में अपने पास में पावर आ गई है, तो ये आ जाती है 16,000 वोट। ठीक है, अब इस केस में हमें आउटपुट पावर निकालनी है। जैसा कि हमें पता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट। ठीक है, हाँ, और भी सही किया था। एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, 20% एफिशिएंट है तो 0.20 इंटू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट। 16 किलोवाट मैंने इनपुट पावर, तो आउटपुट पावर है वो बन जाती है 16 किलोवाट इंटू 0. तो जो आउटपुट पावर निकल के आ जाती है वो आ जाती है अपने पास में 3.2 किलोवाट। बस इतनी सी आ जाती है आउटपुट पावर, इससे ज़्यादा तो इसमें कुछ करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा इसका आंसर है। चलो और क्वेश्चन है वो पूछता हूँ। ये है अपने पास में क्वेश्चन,
A block of mass 4 kg pulled along a smooth inclined plane of inclination 30 degree with a constant velocity 3 मीटर पर सेकंड as shown. पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स, इस फोर्स ने कितनी सी पावर इस पे डिलीवर करी होगी तब जाके ऐसी सिचुएशन बन पाई होगी। ये है अपने पास में क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर निकालते हैं। तो अब इस केस में सबसे पहला काम तो अपना रहेगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। ठीक है, 4 का जो वेट हो जाएगा वो बन जाएगा 40 न्यूटन। ठीक है, या 4g लिख देता हूँ। इसका इधर वाला कंपोनेंट है वो हो जाता है 4g कोस थीटा, और इस तरफ वाला जो कंपोनेंट है वो बन जाता है 4g साइन थीटा। ठीक है, अब हमें इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है कांस्टेंट वेलोसिटी से। इसका मतलब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब बनता है जितना अपवर्ड की तरफ फोर्स है उतना ही डाउनवर्ड की तरफ फोर्स, तभी जाके एक्सेलरेशन जीरो हो पाएगा। तो अपने पास में जो फोर्स है उसकी वैल्यू आ जाती है 4g साइन थीटा। 4g की वैल्यू है 10 और साइन 30 इसकी वैल्यू है 1/2, तो ये बन जाता है 20 न्यूटन। तो इस केस में जो फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे उसकी वैल्यू है 20 न्यूटन, और अपने पास में जो पावर डिलीवर्ड है वो आ जाएगी फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स भी ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी भी ऊपर जा रही है, दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, फोर्स और वेलोसिटी इंटू कोस। 20 न्यूटन का फोर्स है, 3 की वेलोसिटी है, कोस 0 है 1, तो 60 वोट की पावर लगाएगा ये फोर्स इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ मूव करवाने के लिए। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन से उनको करना है आपको। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं कुछ। अगर अपने पास में जो फोर्स है वो वेरिएबल जैसा कुछ हो तब पावर कैसे निकालेंगे। इफ फोर्स इज, फोर्स जो है वो है 3t² आई कैप प्लस t² टी क्यूब कर लेते हैं t³ जे कैप, इस तरीके से फोर्स गिवन है। इज स्टार्ट अ पार्टिकल ऑफ 1 kg मास, ये फोर्स है 1 kg मास के पार्टिकल को स्टार्ट करता है। फाइंड आउट इंस्टंटेनियस पावर एट टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे ये जो फोर्स डिलीवर कर रहा है उसकी इंस्टंटेनियस पावर हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इंस्टंटेनियस पावर के लिए एक तो हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी और एक हमें रिक्वायरमेंट होगी इनिशियल वेलोसिटी की। इन दोनों चीज़ों को लिखेंगे। ठीक है, और इस फोर्स ने ही पार्टिकल को पहली बार स्टार्ट किया तो इनिशियली जीरो से स्टार्ट हुआ था। तो पहले मैं लिख देता हूँ फोर्स। फोर्स की वैल्यू है 3t² आई कैप प्लस t³ जे कैप। फोर्स का यूज करके मैं एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ। फोर्स अपॉन मास है 1 kg, तो ये बन जाता है 3t² आई कैप प्लस t³ जे कैप। ये आ गया है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन से हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी का ही डॉट प्रोडक्ट करना है। तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालने वाले तो वही स्टेप हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके थे। ठीक है, तो वही स्टेप है उनको फॉलो करता हूँ मैं। एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू है 3t²। ओके, तो इस चीज़ का यूज करके एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी मैं निकालता हूँ। एक्स में जो एक्सेलरेशन है उसको लिखा जा सकता है dv/dt इज इक्वल टू 3t²। dv की वैल्यू आ जाएगी 3t² dt। जब टाइम की वैल्यू जीरो थी तो पार्टिकल रेस्ट पे था, स्टार्ट ही हुआ है। टाइम की वैल्यू t थी तो पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई है v। लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो v-0, राइट साइड का सोल्व करेंगे तो आ जाएगा t की पावर 3, 0 से t इसकी लिमिट है। तो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, x वाला कंपोनेंट vx से लिखना है, x में जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हो जाती है t³। ठीक है, सिमिलर तरीके से y डायरेक्शन की वेलोसिटी भी निकालेंगे। तो y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है
वो है अपने पास में टी क्यूब, डी वी बाई डी टी करके लिख देंगे टी क्यूब इंटू डी टी। इसके बाद में करेंगे इंटीग्रेट। ठीक है, वी वाई का इंटीग्रेशन तो सिंपली वी वाई ही आ जाएगा। टी क्यूब का इंटीग्रेशन लिखता हूँ, ये आ जाता है टी की पावर 4/4। लिमिट है इसकी 0 से 4, तो सीधा ही टी की पावर 4/4 ही बचता। ऐसे करके अपने पास में आता है वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन से। ठीक है, तो अब लिखते हैं वेलोसिटी वेक्टर, टी क्यूब आई कैप प्लस टी की पावर 4/4। ठीक है, इस तरीके से निकल के आ जाती है वेलोसिटी, और ऊपर जो निकाला था वो अपने पास में आ गया है फोर्स। तो ऐसे करके फोर्स और वेलोसिटी को निकाला जाता है। अब हम निकाल रहे हैं पावर। पावर का तो सिंपल ही फॉर्मूला है, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स का मैं डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ वेलोसिटी के साथ। फोर्स है 3t² और इसका कंपोनेंट है टी क्यूब, तो 3t² इंटू टी क्यूब। फोर्स का दूसरा कंपोनेंट है टी क्यूब, और वेलोसिटी का जो जे कंपोनेंट है वो टी की पावर 4/4। तो इसका आंसर आ जाएगा 3t⁵ प्लस टी की पावर 8/4। ये आंसर आ जाता है पावर का। तो इस तरीके से पावर निकाली जा सकती है किसी भी टाइम टी पर। सिंपल सा रिजल्ट आया है, सिंपल टाइप का ही क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे। अगला टाइप का जो क्वेश्चन है वो करते हैं। ए बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम रेस्ट। एक बॉडी है जिसको हमने रेस्ट से स्टार्ट किया है, बाय अप्लाइंग ए कांस्टेंट पावर। इसके ऊपर में हमने कांस्टेंट पावर को अप्लाई किया। ठीक है, तो उस केस में हमें प्रोपोर्शनैलिटी या रिलेशन निकालने हैं। फाइंड आउट प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन, किन किन के बीच में प्रोपोर्शनैलिटी निकालनी है वो देखो, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सेकंड हमें करना है वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, मतलब वेलोसिटी टाइम पे किस तरीके से डिपेंड करती है वो, पोजीशन एंड टाइम। और नेक्स्ट निकालना है वेलोसिटी एंड पोजीशन। ये आपस में किस तरीके से रिलेट करेंगे, उस केस में इन सब पे हमें प्रोपोर्शनैलिटी का जो है वैल्यू वो निकालनी है। ठीक है, प्रॉपर क्वेश्चन भी है इस पे बेस्ड, एक आधा क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है, तो वो सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट में क्लियरिटी से हो जाएंगे। इसको आपको आराम से पढ़ना है समझते हुए। तो देखो अब इसको सोल्व करते हैं हम। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस स्टेप से अपने को स्टार्ट करना है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। पर क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो पहली बार पार्टिकल स्टार्ट ही हो रहा है तो इस वेलोसिटी से, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में फोर्स है, एफ वी लिखा जा सकता है। अब जो पावर है उसको मैंने लिख दिया है, पावर इज इक्वल टू, फोर्स को लिख दिया मास इंटू एक्सेलेरेशन इंटू वी। यहाँ पे पावर कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन और वी के बीच में रिलेशन ये निकल के आ गया है, एक्सेलेरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। एक्सेलेरेशन को रखते हुए उसको उस तरफ ले गए, तो एक तो अपने पास में ये हो गया सीधा ही, पहला रिलेशन ये आ गया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट रिलेशन स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, तो देखो एक्सेलेरेशन से मैं स्टार्ट करता हूँ। एक्सेलेरेशन अपने पास में बन गया है P/m इंटू वी। ठीक है, तो यहाँ पे P और M तो कांस्टेंट है, तो इनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करता हूँ। ठीक है, तो C/v इज इक्वल टू ए। अब अगला जो रिलेशन निकालना था वो वेलोसिटी और टाइम के बीच में निकालना है, तो एक्सेलेरेशन को लिख देता हूँ dv/dt।
ठीक है, v वाली टर्म्स को एक तरफ, v इंटू डी वी, और dt वाली टर्म्स को एक तरफ। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाता है सी टी, और इज इक्वल टू v की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v की पावर 2 अपॉन। तो यहाँ से अपने पास में रिलेशन ये निकल के आ गया है कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वेयर, या फिर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ। ये वेलोसिटी और t के बीच में रिलेशन है जो ये आ गया है। अब अगर ये रिलेशन अपने पास में है तो इससे आगे वाला रिलेशन भी निकाल सकते हैं, पोजीशन वाला। वेलोसिटी से पोजीशन की तरफ में जाना इजी है, एक बार उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास में पोजीशन आ जाएगी। तो ये जो वेलोसिटी, ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ यहाँ से, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो v इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैंने मान लिया है c, और t की पावर 1/2। वेलोसिटी को लिख दिया है dx बाई डी टी इज इक्वल टू c1 t की पावर 1/2। dx हो जाता है c1 t की पावर 1/2 इंटू डी टी। अब इसके बाद में अगले स्टेप में करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेट। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा, c1 t की पावर 1/2 dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू c1 t की पावर 3/2। इस तरीके से बन जाता है। तो x जो है वो डिपेंड कर रहा है t की पावर 3/2 पे। पोजीशन की जो टाइम पे डिपेंडेंसी थी वो भी निकल के आ गई है। अब नेक्स्ट जो डिपेंडेंसी है वो हमें निकालनी है पोजीशन की और वेलोसिटी की। पोजीशन और वेलोसिटी की डिपेंडेंसी भी निकाली जा सकती है। वेलोसिटी है वो t की अंडर रूट पे डिपेंड करती है, और जो पोजीशन है वो डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2। t की पावर अंडर रूट 1/2 को अंडर रूट में लिख दिया तो इसकी पावर है 3। तो अंडर रूट t पे डिपेंड करता है वेलोसिटी, तो x की आ जाएगी, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है इसकी पावर। ऐसे करके इस टाइप में कोई भी रिलेशन है, ठीक है, जैसे इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री में हम करते थे एक टर्म से दूसरी टर्म में रीअरेंजमेंट, उसी तरीके से रीअरेंजमेंट करना है, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। जो स्टेप हैं वो सिर्फ सीखने हैं कि इंटीग्रेशन करने की कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, डिफरेंशिएशन करने की कहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, पोजीशन से अगर वेलोसिटी पे जाना है डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से एक्सेलेरेशन पे जाना है डिफरेंशिएशन, एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी पे आना है तो इंटीग्रेशन, वेलोसिटी से पोजीशन पे आना है तो इंटीग्रेशन। बस यही स्टेप है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी स्टेप्स नहीं है। और दो इक्वेशन अगर टाइम की टर्म्स में है सिंपली रीअरेंजमेंट करना है, और इनमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये रहती है इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चंस में जो अप्रोच है वो। तो जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन 3 से 4 बार आ चुके हैं पावर कांस्टेंट पे ही रीअरेंज वाले। ठीक है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, उनको ट्राई कर लेना। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है क्वेश्चन वो करते हैं, नेक्स्ट टाइप की जो अप्रोच है वो करते हैं। ठीक है, ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन। ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन मैंने लॉज ऑफ मोशन में भी करवाया था, मतलब कि सेम क्वेश्चन नहीं करवाया था, वहाँ पे इनकी वैल्यू लिखवाई थी, पावर वाले जो कंसेप्ट है उनकी वैल्यू। एन इंजन पंप है वाटर थ्रो है होज पाइप, वाटर पास थ्रो द पाइप एंड लीव इट विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। पानी उसमें एंटर करके 2 की वेलोसिटी से बाहर निकलता है। मास पर यूनिट लेंथ गिवन है जो पाइप की है वो है 100 kg पर सेकेंड। तो जो इंजन है उसकी हमें पावर कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले पावर का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसका फॉर्मूला पहले हमें बनाना पड़ेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला इसका मतलब कि बना के इसका फॉर्मूला लिखवाया गया था, बट शायद इसको भूल गए हो, तो इसलिए दोबारा बता रहा हूँ, और अगर आता है तो वीडियो को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा सकते हो। पानी निकल रहा है इस पाइप से, और इस पाइप का अपने पास में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। ऐसा मान लेते हैं कोई ए अपने पास में पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वहाँ से पानी बाहर आ रहा है वी वेलोसिटी। तो इस केस में हमें पावर निकालनी है, तो पावर के लिए चाहिए होगा पहले फोर्स और फिर चाहिए होगा वेलोसिटी। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ इस केस में फोर्स। ऐसे केस में जब फोर्स निकालते हैं तो फॉर्मूला लगा जाता है dp/dt। मोमेंटम को मैंने लिख दिया है मास इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आगे आ गई है,
d/dt ऑफ मास। मास को मैंने लिख दिया है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वेलोसिटी को तो बाहर ही रखा, डेंसिटी है वो भी कांस्टेंट है, उसको भी बाहर कर दिया। d/dt वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिख दिया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू इस लेंथ ऑफ पाइप। बी ए और रो को बाहर ले आए, बी अंदर बचा है dl/dt। देखो इस पाइप में जो पानी है उसने dl लेंथ चली, इतनी सी देर में उसको टाइम लगा है dt। ठीक है, अगर कोई थोड़ी सी लेंथ चलने में जो टाइम लगता है वो है dl/dt। तो यहाँ पे जो dl/dt है वो वेलोसिटी के ही इक्वल होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो फोर्स है उसका फॉर्मूला निकल के आ जाता है रो ए वी स्क्वेयर। इतना सा फोर्स कोई इंजन है प्रोड्यूस कर रहा है इस v वेलोसिटी से पानी को बाहर निकालने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट मैंने बताई थी पावर। पावर इस केस में लिखा जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में है तो फोर्स इंटू वेलोसिटी ऐसे बन जाएगा रो ए वी क्यूब। बट जैसा कि हमें पता है, जो लीनियर मास डेंसिटी है उसको लिखते हैं म्यू से। लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ, तो इसको लिखा जाता है मास अपॉन लेंथ। मास अपॉन लेंथ का फॉर्मूला हो जाता है एरिया से मल्टीप्लाई एरिया से डिवाइड। तो मास अपॉन एरिया इंटू लेंथ बन गया है वॉल्यूम, तो उसको लिख दिया है डेंसिटी इंटू एरिया। तो जो डेंसिटी इंटू एरिया है वो लीनियर मास डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, और लीनियर मास डेंसिटी को हम लिखा करेंगे यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन करते टाइम में म्यू से। तो इसका मतलब जो पावर का फॉर्मूला जो रो ए वी क्यूब है उस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है म्यू इंटू वी क्यूब। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर में लीनियर मास डेंसिटी ही गिवन है, मास पर यूनिट लेंथ मतलब कि केजी पर मीटर। तो लीनियर मास डेंसिटी गिवन हो किसी पाइप की तो उस केस में जो पावर है उसका फॉर्मूला ये बनता है म्यू इंटू वी क्यूब। अब यहाँ पे पुट करके आंसर निकाला जा सकता है। अगर इसको याद रख सकते हो तो अपने पास में सबसे ज़्यादा सही है, और अगर याद नहीं रख सकते हो तो 1 मिनट में ये निकालना आना चाहिए। तो इस केस में जो पावर है वो बन जाती है 800। बस इतना सा इसका आंसर होगा, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, ऐसे है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्योंकि ऑलरेडी मैं लिखवा चुका हूँ NLM में, यहाँ पे उसको वापिस से समझाया है, सिर्फ मतलब पूरा ही करवा दिया, समझाया तो क्या ही है। खैर चलो बेटा, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन और कर देते हैं पावर पे बेस्ड। अपने को क्या है, अपने को तो सिर्फ पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बेटा वो है ये, A particle of mass capital M start from rest undergo uniform acceleration। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से चल रहा है। If the speed acquired in time t is v, एवरेज पावर डिलीवर टू द पार्टिकल, ये हमें निकालना है। तो एवरेज पावर क्या हो जाती है भाई, एवरेज फोर्स इंटू एवरेज वेलोसिटी। एवरेज फोर्स हो जाता है मास इंटू एवरेज एक्सेलेरेशन, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज एक्सेलेरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी है उसका आ जाता है इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। तो इसका हो जाएगा मास इंटू वी, तो m इंटू वी स्क्वेयर अपॉन 2t। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। लो, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 सेकंड में ही कर सकते थे। ये हो जाता अपने पास में पावर का टॉपिक खत्म।